हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। हिंदी में हम आज पद परिचय पढ़ेंगे। पद परिचय आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ से जो है बहुत सारे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं। व्याकरण आपका यहाँ से क्लास 10 का यहीं से शुरू होता है। तो पद क्या है और शब्द क्या है। तो देखिए, वर्णों के सार्थक मेल को आप क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जब हम वर्णों को क्या करते हैं, सार्थक मेल, यानी कि वर्णों को एक व्यवस्थित ढंग से उससे जो है क्या करते हैं, उसको मिलाते हैं, तो वो आपके शब्द कहलाते हैं। ठीक है। और इसके बाद शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई होते हैं, जिसका अर्थ होता है, हर शब्द का जो है अपना अर्थ होता है। और शब्द क्या होता है, स्वतंत्र होता है। शब्द को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। आपको हम कुछ शब्द देंगे, आप उन शब्दों से क्या करेंगे, उन शब्दों से आप वाक्य बनाएंगे। तो शब्द क्या होते हैं, शब्द आपके स्वतंत्र होते हैं। ठीक है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे पद की। पद का परिचय करना है। तो देखिए, पद क्या होता है। पद यहाँ पर जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयुक्त हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर आगे हम उदाहरण भी बताएंगे। जब कोई शब्द जो है व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयुक्त होकर क्या होता है, प्रयुक्त हो जाता है, तब उसे हम पद कहते हैं। होगा तो वो शब्द ही, देखो, जब वो स्वतंत्र रूप से, जैसे हमने यहाँ पर उदाहरण के लिए देखिए, राम एक शब्द है, पत्र भी शब्द है, पढ़ना भी शब्द है, ये सभी आपके शब्द हैं। लेकिन इन्हीं शब्दों को हमने व्याकरण के नियमों के अनुसार जब प्रयुक्त किया, जैसे हमने लिखा राम पत्र पढ़ता है, राम पत्र पढ़ता है। अब यहाँ पर राम क्या है, एक पद है, क्योंकि हमने व्यक्ति का नाम पहले व्याकरण के नियमों से, अब ऐसा तो नहीं लिख सकते हम पढ़ता पत्र राम, ये कोई आपका शब्द, कोई जो है वाक्य नहीं है, क्योंकि हमने इसे व्याकरण के नियमों से नहीं बांधा है। तो कहीं भी किसी भी शब्द को प्रयोग करना ये आपका पद नहीं कहलाता है। यहाँ एक प्रॉपर वाक्य निकल कर आ रहा है, इस वाक्य का अपना अर्थ है। इसलिए यहाँ पर राम भी आपका एक पद है, पत्र भी आपका एक पद है, और पढ़ता और है, ये सभी आपके यहाँ पर एक पद हैं, क्योंकि ये व्याकरण के नियमों से बंधा हुआ है। और यदि हमने यहाँ स्वतंत्र अवस्था में राम लिखा है ना, तो यहाँ पर ये आपका शब्द है, ये आपका क्या है, शब्द है। तो शब्द स्वतंत्र रहता है, लेकिन पद आपका स्वतंत्र नहीं होता है। जैसे हमने कहा राम पत्र पढ़ रहा है, पत्र या पढ़ता है, राम पत्र पढ़ता है, ये एक वाक्य हो गया। तो यहाँ पर राम आपका एक पद है, लेकिन हमने राम को स्वतंत्र अवस्था में लिखा है, यहाँ पर ये आपका एक शब्द है। हमने पत्र लिखा, पत्र यहाँ पर आपका एक शब्द है, लेकिन जब हमने इसको वाक्य में इस तरह से व्याकरण के नियमों में बांट दिया है, तो ये पत्र यहाँ पर आपका क्या है, ये भी आपका एक पद है। ठीक है। तो पद क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, जो कोई शब्द जो है व्याकरण के नियमों के अनुसार जब प्रयुक्त होता है, तब वहां पर वो आपका पद कहलाता है। तो पद और शब्द में क्या अंतर है, पद आपका स्वतंत्र नहीं होता है, इसको व्याकरण के नियमों में बांधा जाता है, जबकि शब्द आपका स्वतंत्र अवस्था में होता है। आप पत्र को किसी भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, आप राम को किसी भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो पद आपका स्वतंत्र नहीं होता है, जबकि शब्द आपका स्वतंत्र अवस्था में होता है। शब्द को हम पदों के रूप में बांध सकते हैं, शब्दों को ही हम क्या करते हैं, किसी वाक्य में व्याकरण के नियमों में बांध करके उसे जो है पद के रूप में प्रयुक्त करते हैं। जैसे कि यहाँ हमने राम पत्र पढ़ता है, राम पत्र पढ़ता है में राम पत्र और पढ़ता है, ये सभी आपके अलग अलग पद हैं। जबकि जब स्वतंत्र अवस्था में हम राम लिखते हैं, तो उस केस में, उस अवस्था में ये राम आपका एक शब्द है। यहाँ पर ये राम शब्द नहीं है, बल्कि एक पद है। तो यही आपका पद था। राम ने पत्र पढ़ा, इन दोनों वाक्यों में अलग अलग ढंग से प्रयुक्त होकर राम पत्र और पढ़ता है, ये पद बन गए हैं। देखो, हमने यहाँ पर अलग ढंग से राम पत्र पढ़ता है और राम ने पत्र पढ़ा, तो हमने जो है इसका काल बदल दिया, लेकिन ये अलग अलग होते हुए भी ये राम पत्र और पढ़ता है, ये सभी आपके क्या हैं, पद हैं। ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पद परिचय।
वाक्यों में प्रयुक्त पदों का विस्तृत व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। अब किसी भी वाक्य में हम किसी पद को कह रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर पत्र को जो है क्या कर दिया है, या पढ़ता को अंडरलाइन कर दिया, और हमें जो है इस पद का परिचय देना है कि ये क्या है, यही पद परिचय है। यही आपका क्या है, पद परिचय। अब क्या का मतलब, ये क्रिया है, विशेषण है, संज्ञा है, ये सब चीजें हम यहाँ पर आगे जानने वाले हैं। अब देखिए व्याकरणिक परिचय है क्या, क्या कहा हमने, पद परिचय का मतलब हो जाता है वाक्य में प्रयुक्त पदों का विस्तृत व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। अब विस्तृत रूप से जो है हमने उसको बताना है कि ये है क्या चीज। अब ये व्याकरणिक परिचय क्या होता है, इसके बारे में इतना आप लिख लीजिएगा, पद परिचय को समझने से पहले हमें पद और शब्द में भेद समझना होगा। तो ये आप समझ गए पद क्या होता है। पद को व्याकरण के नियमों के अनुसार जो है प्रयुक्त किया जाता है, जबकि शब्द आपका स्वतंत्र होता है, शब्द को आप कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। पद आपका क्या होता है, ये आप लिख लीजिएगा। एक उदाहरण आप लिखिएगा, राम पत्र पढ़ना। अभी ये शब्द है, लेकिन जब राम पत्र पढ़ता है, यहाँ पर हर एक शब्द आपका पद बन गया है, क्योंकि इसे हमने व्याकरण के नियमों के अनुसार रखा है। राम ने पत्र पढ़ा, ये भी आपका जो है व्याकरण के नियमों के अनुसार यहाँ पर लिखा गया है, इसलिए ये भी आपका क्या है, ये भी, इसमें भी हर शब्द आपका एक पद के रूप में प्रयुक्त हुआ है। पद परिचय का मतलब हो जाता है वाक्य में प्रयुक्त पदों का विस्तृत व्याकरणिक परिचय देना। अब व्याकरणिक परिचय क्या होता है आगे हम जानते हैं। तो देखिए, किसी भी वाक्य में प्रयोग हुआ कोई पद व्याकरण की दृष्टि से, आप किसी भी पद की बात कर रहे हो, किसी भी वाक्य में जब वो प्रयुक्त होता है ना, तो व्याकरण की दृष्टि से वो विकारी है या फिर अविकारी है, या तो वो विकारी होगा या फिर वो आपका अविकारी होगा। यदि वो विकारी है तो उसका भेद, उपभेद, लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल, अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध, और अविकारी है तो किस तरह का अव्यय है तथा उसका अन्य शब्दों से क्या संबंध है, आदि पदों का परिचय देते समय निम्नलिखित बातों को आपने बताना आवश्यक होता है। तो दो चीजें होती हैं, किसी भी पद का जब आप परिचय देते हैं, या तो वो विकारी होगा और या तो वो अविकारी शब्द होंगे, क्योंकि हमने शब्दों के भेद पढ़े थे, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द के भी हमने 4 भेद पढ़े और अविकारी के भी 4 भेद पढ़े थे। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये आपके विकारी हैं। इसके बाद आपका क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये आपके अविकारी शब्द हैं। ठीक है, पहले आप इनको लिख लें, इतना लिख लीजिएगा कि वाक्य में प्रयोग हुआ कोई पद व्याकरण की दृष्टि से विकारी है या अविकारी। यदि विकारी है उसका भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल, अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध, और अविकारी है तो वो किस तरह का अव्यय है। विकारी शब्द को हम अव्यय भी कहते हैं, ये उसी का दूसरा नाम है। तो वो किस तरह का अव्यय है ये भी हमें बताना होता है, क्योंकि हम पद का संपूर्ण परिचय देंगे, विस्तृत में उसका जो है व्याकरणिक परिचय देंगे, तो हर विकार को हमें बताना पड़ेगा कि क्या चीजें हैं। चलिए, यदि वो विकारी है तो उसका विकारी शब्दों के 4 भेद हैं। पहला संज्ञा, फिर सर्वनाम। संज्ञा के भी 3 प्रकार से जो है उसके भेद हैं। 3 भेद, लिंग, वचन और कारक, क्रिया के साथ संबंध उसका बताएगा। सर्वनाम के भेद, पुरुष, लिंग, वचन, कारक, क्रिया से उसका संबंध बताया जाएगा। आगे हम उदाहरण से समझेंगे। विशेषण, विशेषण के भेद आप जानते हैं, विशेषण के भेद आपको पढ़ने हैं, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये चीजें हमें यहाँ पढ़नी। देखिए ये जो दिया गया है ना यहाँ, संज्ञा के भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध, ये चीजें हमें पढ़नी है अभी। ठीक है, ये अभी एक तरह से आपको रिव्यू दिया गया है, आगे हम इसको विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। क्रिया विशेषण के भेद आप पढ़ेंगे, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, धातु, कर्म और कर्ता का उल्लेख करेंगे। क्रिया विशेषण का भेद, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, का उल्लेख हम करेंगे। समुच्चय बोधक हम पढ़ेंगे, यहाँ पर समुच्चय बोधक के भेद पढ़ेंगे, और विस्मयादि बोधक जिसमें हर्ष, भाव, सुख आदि आ जाते हैं। अब देखिए
जब आप किसी पद का परिचय देते हैं, देखिए आप इतनी चीजें ना भी लिखें, यहाँ से लिखें, सभी पदों के परिचय पर एक जो है संक्षिप्त हम दृष्टि यहाँ पर डालेंगे। सभी पदों का मुख्यतया दो वर्गों में बांटा जाता है, ऊपर भी बता चुके हैं। शब्द आपके विकारी और अविकारी, या इसी का दूसरा नाम क्या है, अव्यय। अब आप यहाँ से लिखिएगा, ये चीजें आप ना भी लिखें तो चलेगा, इतनी चीजें अगर आपने नहीं भी लिखी हैं तो कोई बात नहीं। यहाँ से आप लिखिएगा, पदों का जब आप किसी पद का परिचय दे रहे हैं, आप जानते हैं सभी पदों के परिचय पर एक संक्षिप्त यहाँ पर हम दृष्टि डालेंगे। सभी पद, क्योंकि शब्द जो है दो प्रकार के होते हैं और शब्द ही व्याकरण के नियमों में बंध करके आपके क्या बनते हैं, पद बनते हैं। तो देखिए सभी पदों को हम मुख्यतः दो वर्गों में बांटते हैं, विकारी और अविकारी, क्योंकि शब्द आपके पास विकारी होते हैं और अविकारी होते हैं। ठीक है, तो पहला शब्द है आपका विकारी शब्द। पहला है आपका विकारी शब्द। जितना भी आपने क्लास 6, 7, 8, 9 और 10 में 9 तक जितना भी पढ़ा है वो सारी चीजें आप यहाँ पद परिचय में पढ़ने वाले हैं व्याकरण में। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट भी है हिंदी व्याकरण में, क्योंकि कुछ चीजें आपने पढ़ी हैं, लगभग सभी चीजें पढ़ी हैं, लेकिन कुछ चीजें आप भूल जाते हैं, तो यहाँ से आपको एक रिविजन भी हो जाता है। तो देखिए इस वर्ग के सभी पदों में लिंग, वचन, पुरुष कारक आदि के कारण विकार आ जाता है। किसी भी संज्ञा में किस तीन विकार होते हैं, हम आपको विकारी शब्द पढ़ा चुके थे। तो संज्ञा में लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, पुरुष कारक। विकारी शब्द क्या होता है, ऐसे शब्द जिनके लिंग, वचन, कारक, काल आदि जो है बदलने पर जो है इनका जो है शब्द क्या हो जाता है। तो देखिए हमें पता है संज्ञा एक विकारी शब्द है, ठीक है। तो यदि कोई पद आपका संज्ञा है, जैसे हमने कहा राम पढ़ता है, राम अभी ऊपर आपको लिखाया था, राम पत्र पढ़ता है, पत्र पढ़ता है। और बच्चों आपको राम पद का परिचय बताना है। हम जानते हैं राम आपका संज्ञा है और संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द के 4 भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण। तो हमने यहाँ पर एक वाक्य लिखा है, राम पत्र पढ़ता है, ऊपर भी लिखा था। अब इसी में हमने कहा कि राम को स्वतंत्र अवस्था में आप लिखते हैं, वो शब्द है, लेकिन हमने यहाँ राम को व्याकरण के नियमों में बांट दिया है, इसलिए यहाँ राम आपका शब्द ना हो करके एक पद है। पद परिचय क्या होता है, इस पद का परिचय करना है। अब यहाँ पर राम आपका क्या है, एक संज्ञा शब्द है, क्योंकि राम संज्ञा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को आप संज्ञा कहते हैं। अब इसी का आपको परिचय देना है, तो आपको सभी चीजें पता होनी चाहिए। आप छोटी क्लासेस में सारी चीजें पढ़ चुके हैं। आप संज्ञा के भेद पढ़े आपने, संज्ञा में किन किन से जो है उसमें विकार आ जाता है, सर्वनाम आपने पढ़ा, क्रिया पढ़ा, क्रिया विशेषण पढ़ा, वो सभी चीजें आप पढ़ चुके हैं। लेकिन अब कैसे आप इसका परिचय देंगे, तो इसमें हम रिविजन भी करते रहेंगे जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी हैं। साथ में जो है पद का परिचय आप कैसे देंगे ये भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर राम का पद का परिचय देना है, तो हम जानते हैं ये एक संज्ञा शब्द है और संज्ञा का परिचय आपको देना है। पद का, इस संज्ञा पद का हमें परिचय देना है। राम आपका संज्ञा है, किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये आपका एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, अब हमने कहा संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो इस पूरे वाक्य में आपका राम क्या है, एक संज्ञा शब्द है, इसी का हमें परिचय देना है। तो आप जानते हैं संज्ञा के यहाँ पर वैसे तो हमने आपको 5 बताए थे, लेकिन जातिवाचक में हमने 2 भेद अन्य भी बताए थे। तो बेसिकली हम यहाँ पर मुख्य रूप से 3 भेद हम पढ़ते हैं। सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जिसमें हम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का जो है जिक्र करते हैं, वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जातिवाचक संज्ञा में संपूर्ण जाति का बोध होता है और भाव में किसी भाव का हम प्रकट करते हैं, भाव के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं, अब देखिए राम ही आपका पहला नाम आ गया है। ऐसा नहीं है कि राम है तो राम ही आएगा, किसी भी व्यक्ति का नाम, इस पूरी दुनिया में जितने व्यक्तियों के नाम हैं, किसी विशेष व्यक्ति का जब हम नाम लेंगे, तो यहाँ पर मैंने राम लिखा था और यहाँ पर राम भी आ गया है,
लेकिन राम के अलावा कोई और नाम भी होता तब भी वो आपका व्यक्तिवाचक ही होता, क्योंकि यहाँ किसी विशेष व्यक्ति की बात की जा रही है। अब क्योंकि पद परिचय में सबसे पहला हमने क्या कहा कि जो राम शब्द है ना, वो पहले तो आपका एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हमने बता दिया भाई ये तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पहला पद परिचय हमने बता दिया कि ये आपका एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर अब यहाँ जैसे हमने ध्यान दें, द्रव्य, पदार्थ, वस्तुएं तथा समूह का बोध कराने वाले जो शब्द हैं वो सभी आपके जातिवाचक में आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर द्रव्यवाचक और जातिवाचक भी आपको बताया था। तो ये आपका जो है समूहवाचक, तो समूह और जो जाति द्रव्यवाचक है ये दोनों ही आपके जातिवाचक में आएंगे, जहाँ हमने 5 भेद बताए थे। तो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जातिवाचक में ही हम समूहवाचक और द्रव्यवाचक को पढ़ते हैं। तो अगर आपके पास ये 3 भेद हैं तो हम जातिवाचक में ही इसे लिखेंगे। पर्टिकुलर आप लिखना चाहते हैं कि ये आपका किसी समूहवाचक संज्ञा है तो आप लिख सकते हैं। अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो आप इसे समूहवाचक भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसका पहला तो ये चीज हमने देखा कि भाई ये जो है आपका भेद में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये किसी विशेष व्यक्ति की बात कर रहा है। तो पहला इसका पद परिचय हो गया कि ये आपका व्यक्तिवाचक है। अब दूसरा इसका एक भेद यहां पर आता है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति होने का पता चले उसे हम लिंग कहते हैं, जैसे बालक, बालिका। तो संज्ञा में लिंग के आधार पर भी क्या आ जाता है, विकार आ जाता है, क्योंकि ये विकारी शब्द है। तो बच्चों संज्ञा में लिंग के आधार पर, क्योंकि अगर हम किसी व्यक्ति की बात करेंगे तो वो या तो स्त्रीलिंग में होगा या फिर वो पुल्लिंग में होगा। तो जब भी हम संज्ञा पढ़ें, संज्ञा आपके पास कोई पद आए तो सबसे पहले तो भेद बताइएगा कि वो व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या आपका भाववाचक है। पहला तो भेद हो जाएगा। दूसरा हम पहला तो उसका व्यक्तिवाचक के जो है संज्ञा के भेद हो जाएंगे। दूसरा यहाँ पर लिंग के आधार पर कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। और तीसरा है वचन के आधार पर। देखो, वचन के आधार पर एक वचन है या बहुवचन। कोई भी वस्तु है, व्यक्ति है, वो या तो एक वचन में होगा या बहुवचन में होगा। ठीक है, और एक और यहाँ पर आपका आ जाता है कारक। तो आप देखिए यहाँ पर कारक, जैसे कर्ता कारक जो काम करता है, तो इसमें या तो नए चिन्ह आता है या अथवा कुछ नहीं। राम फल खाता है तो राम सुमन ने पत्र लिखा, ठीक है, तो या तो कुछ नहीं होगा उसमें या तो फिर उसमें नए चिन्ह आएगा। तो यहाँ पर क्या क्या हमने राम के भेद, यहाँ पर हम क्या क्या परिचय देंगे। राम एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दूसरा राम आपका पुल्लिंग है, राम आपका पुल्लिंग है और एक वचन में आपका राम है, और इसमें कोई भी आपका कारक चिन्ह नहीं है। तो बस इतना ही सफिशिएंट है। तो इस पद का हमने क्या क्या परिचय दिया कि राम आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दूसरा राम आपका एक पुल्लिंग शब्द है, तीसरा राम आपका एक वचन ये पद है। तो इस पद के हमने परिचय दिए, तो इससे आपको समझ में आया होगा। फिर आप ध्यान देंगे संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक। आगे लिंग संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं, जैसे बालक, बालिका। एक वचन और बहुवचन में आपका कोई भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान होगा। फिर आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, इंजीनियर, मैनेजर, ये सब पढ़ चुके हैं आप लिंग में। आदि का प्रयोग दोनों लिंगों के साथ किया जाता है। वचन में संज्ञा के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे हम वचन कहते हैं, जैसे आपका पुस्तक, पुस्तकें। एक वचन और बहुवचन, कलम, कलमें, दवात, दवातें, कुर्सी, कुर्सियां, नारी, नारियां, दवाई, दवाइयां। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है कि भीड़, जनता, सेना, ये जो भी आपके हैं
वो सदा एक वचन में और आंसू, बाल, दर्शन, हस्ताक्षर आदि बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। कुछ चीजें यहाँ पर ध्यान देने वाली हैं, इनको आप नोट करें। ठीक है। इसके बाद हमने कारक भी आपको पढ़ाया था क्लास 8th में और क्लास 7th में भी। कारक वाक्य में संज्ञा आदि शब्दों का क्रिया के साथ जो संबंध बताने वाला व्याकरणिक कोटि कारक कहलाता है। और कर्ता का जो कारक चिन्ह है वो ने है अथवा कुछ नहीं, जिसको आप शून्य कारक चिन्ह भी कहते हैं। जैसे राम फल खाता है, तो यहाँ पर कर्ता किसने खाया फल? राम ने। ठीक है। नहीं मिलता है तो राम ने। वह फल खाती है, कौन खाती है? वह। ठीक है। उसने बच्चे को मारा, तो यहाँ पर ने कारक चिन्ह है, सॉरी, तो कर्म कारक चिन्ह को अथवा कुछ नहीं। वह फल खाती है, कौन खाता है? वह। किसको खाती है? फल को। ठीक है। तो यहाँ आपको हमने बताया था कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और संबोधन। ठीक है। तो ये आपके कारक के कुछ चिन्ह हैं, जिसमें आपका कर्ता का चिन्ह ने है और कर्म का चिन्ह को है, कारक का से है या के द्वारा है, संप्रदान को या के लिए, अपादान से ये अलग होने पर या में पर। ठीक है। और संबंध का की के रारी रे, जब हम संबंध बताते हैं किसी एक का किसी दूसरे के साथ। संबोधन हे अरे, जब हम किसी को, तो कभी भी किसी भी पद का जब हम परिचय करते हैं, सबसे पहले ये जानना होता है कि वो पद आपका विकारी शब्द है अथवा अविकारी शब्द है। विकारी में भी आप देखेंगे कि वो आपका संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने आपको बताया कि यदि आपका पद जो है संज्ञा होता है तो उसका आप कैसे पद परिचय करते हैं। संज्ञा में पहले आप भेद बताएंगे कि कौन सा भेद है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है। इसके बाद आप उसका लिंग बताएंगे, फिर आप वचन बताएंगे और कारक चिन्ह यदि है तो कारक चिन्ह भी आप बताएंगे कि क्रिया के साथ वह क्या संबंध है उसका। तो ये सारी बातें आप बता देंगे तो यही इसका पद परिचय कहलाता है। फिर नेक्स्ट आपका आता है सर्वनाम। अब सर्वनाम में भी आप क्या क्या चीजें बताएंगे उसके पद परिचय में, ये हम कल की क्लास में आपको बताएंगे। तो आज हमने जितना पढ़ा इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्या क्या चीजें आपको बतानी है संज्ञा में। अगर वो विकारी है, विकारी में भी सबसे पहले आपका संज्ञा है, इसका भेद। ठीक है। तो संज्ञा है तो संज्ञा का पद परिचय आप कैसे करेंगे? तो आप उसका भेद बता देंगे कि भाई ये व्यक्तिवाचक में है, जैसे हमने राम का बताना था, ये आपका पद है। दूसरी बात, हमने पद और शब्द में अंतर आपको बताया, ये बहुत जरूरी है। कई बार बच्चे कहते यहाँ भी तो ये शब्द ही है, ये राम यहाँ शब्द नहीं है, यहाँ ये क्या है, ये यहाँ पर पद है। लेकिन अगर मैं स्वतंत्र अवस्था में राम लिखूं तो ये आपका शब्द है, या स्वतंत्र अवस्था में पत्र लिखूं तो ये आपका शब्द है। लेकिन जब हम किसी वाक्य में उसे बांध देते हैं तब वो आपका क्या हो जाता है, तब वो आपका पद होता है। और उसी पद का हमें परिचय बताना है कि भाई वो इस वाक्य में क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या क्रिया है, या फिर संबंध बोधक है या विस्मयादि बोधक है, क्या है वो, उसके बारे में बताना है। तो यदि संज्ञा आपके पास कोई पद परिचय के लिए आता है तो आप भेद बताएंगे, लिंग बताएंगे, वचन बताएंगे और कारक बताएंगे, क्योंकि संज्ञा में इन्हीं से जो है विकार आ जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम सर्वनाम की बात करेंगे कि अगर आपके पास कोई सर्वनाम आता है तो सर्वनाम का आप पद परिचय कैसे करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।